हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट दोस्तों सीबीसीएस द्वारा जारी किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में अपना नामांकन लिए हैं बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, और अभी आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होने वाला है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां जहां एग्जामिनेशन स्टार्ट होने ही वाली है और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई साहब, आपके लिए आज की क्लास जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा यदि आपने मेजर पेपर या फिर माइनर पेपर में ज्योग्राफी यानी कि भूगोल रखा है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस की संख्या 5 होगी। इन सभी क्वेश्चंस को मैं काफी डिटेल में यहां पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको इसे रटने की आवश्यकता ना हो, आप आसानी से क्वेश्चंस को समझ सके और पेपर में आंसर लिख सके। यह आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है। इसी तरह से मैं आपको 2 से 3 सेट कवर करवा दूंगा ताकि आपके जो है जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाए सभी के सभी आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले बस एक बार बताना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और बारी बारी से प्रश्नों को देखते हैं। सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस किस आधार पर पूछे जाएंगे आपसे, मैं उन हर एक आधार को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ जो है आपको आंसर कैसे पेपर में लिखना है, कैसे पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर, उन सभी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कवर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, या इसी क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है आपसे महाविस्फोट सिद्धांत पर टिप्पणी करें, या इसी क्वेश्चंस को एक और तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे समझाइए। ये तीनों क्वेश्चन सेम है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा तो सेम ही होगा, बस क्वेश्चंस के पूछने के सेंस अलग हैं। इसीलिए कुछ भी आपसे पूछा जाए पेपर में बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर आप हमारे क्लास के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको तो घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं कि आखिर बिग बैंग सिद्धांत क्या है, या फिर महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, या फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हम इस चीज को जानेंगे। तो समझिए, देखिए यहां पर सबसे छोटा सा पॉइंट आ रहा है बिग बैंग। बैंग का मतलब क्या होता है? बिग बैंग, बैंग का मतलब होता है विस्फोट। बैंग का मतलब क्या होता है? विस्फोट। और बिग का मतलब होता है बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा विस्फोट। ठीक है, इस सिद्धांत को बताइए। तो बात करते हैं, यह जो सिद्धांत है भाई साहब, यह ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आप कहोगे सर ब्रह्मांड की रचना जो हुई है यह किससे संबंधित है? तो बिग बैंग सिद्धांत से संबंधित है। बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत ही बताया गया कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। हम लोग आज के इस क्वेश्चन में समझेंगे यह जो ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में हम आप जी रहे हैं, इस ब्रह्मांड का जो है निर्माण कैसे हुआ है। इस सिद्धांत को जो है या किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो आप कहोगे सर जॉर्ज लेमेंटर, जिसे हम लोग जॉर्ज लेमेत्री के नाम से भी जानते हैं। जॉर्ज लेमेंटर ने जो भाई साहब 1827 ईस्वी में सबसे पहले जो है बिग बैंग सिद्धांत का क्या किया था? तो प्रतिपादन किया था। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर यह सिद्धांत क्या बताता है। तो देखिए होता क्या है, इस पूरे ब्रह्मांड की जो रचना है, यह पूरे ब्रह्मांड की रचना एक बहुत बड़े जो है अग्निपिंड के ब्लास्ट होने से या फिर विस्फोट होने से हुआ था। एक बहुत बड़ा तारा होता है, ठीक है, और यह तारा जिसका जो है घनत्व तो काफी अधिक होता है, और इसके साथ साथ ही इस तारे का जो तापमान है यह भी काफी अधिक होता है। अब जब घनत्व तो काफी अधिक होगा, तापमान काफी अधिक होगा, तो कहीं ना कहीं यदि यह ब्लास्ट करे तो इसका प्रभाव भी काफी अधिक देखने को मिलेगा। और ऐसा ही होता है। हुआ क्या कि जब यह तारा जो है ब्लास्ट किया, विस्फोट किया, तो इससे कई सारे तारे, लगभग कहा जाए तो अरबों की संख्या में तारों का निर्माण हुआ। और यह तारा किसके रूप में जाना गया? तो गैलेक्सी के रूप में जाना गया, यानी कि कहे तो आकाश गंगा के रूप में जाना गया। किसके रूप में जाना गया? आकाश गंगा। जैसे कि एक क्या है, आकाश गंगा की बात कर लिया जाए तो जैसे मान लीजिए मंदाकिनी क्या है? तो एक आकाश गंगा है। मंदाकिनी जिसमें भाई साहब हम लोग रहा करते हैं, जिस क्या कहते हैं गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, उसे हम लोग मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है पूरे ब्रह्मांड में अनेकों ऐसे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। और जिस तरीके से आप देख रहे हो कि हमारे इस पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी एक ग्रह है, इस ग्रह में आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा, ग्रहों के संग्रह में इस आकाश गंगा में जो है आपको एक सूरज देखने को मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से जो है जितनी भी आकाश गंगाएं बनी, उन सभी आकाश गंगाओं में आपको सूरज देखने को मिलेंगे, यानी कि सूरजों की भी जो संख्या है ये भी काफी अधिक है। तो इस तरीके से जो है क्या हुआ, ताराओं का विभाजन हुआ जो कि आकाश गंगा के रूप में बिखरकर सामने आई, और इस तरीके से जो है पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। आइए देखते हैं, देखिए
यह जो घटना है यह आज से जो है लगभग 15 अरब वर्ष पहले की है। लगभग 15 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था, तो एक विशालकाय अग्निपिंड जो विस्फोट हुआ था और इसी विस्फोट के कारण इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अरबों वर्ष पहले जो है ब्रह्मांड एक सिमटा हुआ एक तारे के रूप में था। किसके रूप में था? एक सिमटा हुआ तारे के रूप में था, जिसका घनत्व और तापमान जो है काफी अधिक था। और काफी अधिक घनत्व और काफी अधिक तापमान होने के कारण जब यह विस्फोट किया तो विस्फोट होने के साथ साथ यह कई सारे कणों में बिखर गए, जो कि गैलेक्सी के रूप में जाना गया, जिसे हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, गैलेक्सी कहिए या आकाश गंगा कहिए, जैसे कि मंदाकिनी है, इसके रूप में फैलता चला गया और यह ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है यह आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार माना जाता है। और यह विस्तार क्या होता है, तो देखिए यह जो विस्तार होना शुरू हुआ तो जैसे ही यह तारा ब्लास्ट किया, ठीक है, ये जो बड़ा तारा था, यह तारा जैसे ही ब्लास्ट करना शुरू हुआ तो ब्लास्ट होने के 3 सेकंड में ही, कितने सेकंड में? 3 सेकंड में ही क्या होना शुरू हो गया, तो यह पूरा फैलाव देखने को मिला। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि आग जलती है, समझिएगा यहां पर जैसे आग जलती है तो शुरुआत में काफी धधकने के साथ, काफी धधकन के साथ यह जलता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो ज्वाला है वह धीरे धीरे शांत हो जाती है। वैसा ही जो है जब यह तारा फटा था, वैसा ही हुआ कि जब यह फटा तो आकाश गंगाओं के बीच की जो दूरियां थी यह काफी ज्यादा फैलती गई, लेकिन धीरे धीरे यह विस्तार कमता गया। लेकिन आज तक यह विस्तार होना कमा नहीं है, अभी भी ब्रह्मांड का जो विस्तार है यह दिनानुदिन बढ़ती जा रही है। ऐसा बिग बैंग थ्योरी के द्वारा माना जाता है कि जो है लगभग 3 लाख वर्षों के दौरान, कितने वर्षों के दौरान? 3 लाख वर्षों के दौरान जो है इस ताराओं का, इस आकाश गंगाओं का जो तापमान था भाई साहब, यह 4500 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिराया। ठीक है, क्योंकि तापमान भी इसका काफी हाई था और यह तापमान में क्या हुआ, धीरे धीरे ब्लास्ट होने के बाद गिरावट आती चली गई। गिरावट होने के साथ साथ ही क्या होता है, तो इससे जो है पर्यावरणीय पदार्थ का निर्माण हुआ और अब जाकर जो है तब क्या हुआ, तो ब्रह्मांड एक तरीके से पूरी पारदर्शी होकर सामने आ गई, यानी कि पूर्णतः एक ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। अर्थात हमने समझा क्या, तो हमने ये समझा कि भाई साहब बिग बैंग थ्योरी जो है यह किससे रिलेटेड है, तो ब्रह्मांड के रचना से रिलेटेड है, जिसका जो है प्रतिपादन 1827 ईस्वी में जॉर्ज लेमेंटर यानी कि जॉर्ज लेमेत्री के द्वारा किया गया था। और इन्होंने ही बताया कि भाई साहब इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, और हम इसको जो है बिग बैंग थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको बिग बैंग थ्योरी समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न क्या है, तो आपका दूसरा प्रश्न कहता है विभिन्न प्रकार के भ्रंश को समझाइए। अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि भ्रंश क्या होता है। तो देखिए भ्रंश एक तरीके से कहे तो यह क्या है, तो 2 वस्तुएं जब आपके पास हो तो इस दोनों वस्तुओं में जब खिंचाव पैदा होती है, ठीक है, खिंचाव पैदा होती है, यही जो है एक भ्रंश का निर्माण करता है। जैसे कि कहा जाता है जब भी प्लेटों में खिंचाव अधिक बढ़ जाए, प्लेट यानी कि यह जो, जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी कई सारे प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। इन प्लेटों के बीच में क्या होता है, जब खिंचाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और काफी अधिक जब खिंचाव बढ़ जाता है, या फिर कहें हम इसे इस तौर पे समझ सकते हैं, सपोज मान लीजिए आपके पास 2 शिला है, शिला यानी कि पत्थर, ठीक है, 2 शिलाओं जो है इनके दोनों पार्श्व से जो है यह क्या होता है, जब दबाव पड़ती है तो यह दबाव की जो शक्तियां हैं, दबाव सहने की जो शक्ति है, यह जब उससे अधिक शक्तियां इस पर लगना शुरू हो जाए तो यह शिलाएं जो है अपने प्रभाव से विस्थापित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। और टूटने के साथ साथ जो है एक ओर की शिलाएं दूसरी ओर की शिलाओं की अपेक्षा जो है यह ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए पृथ्वी का लेयर है, पृथ्वी का परत है, ठीक है, और यह पृथ्वी का परत जो है यह क्या होता है, काफी प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। इस प्लेटों के बीच में जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैंने 2 परत रख दिया, इस प्लेटों के बीच में जब जैसे ही खिंचाव उत्पन्न होता है तो ऐसा संभव है कि ये जो भाग है यह ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी आ सकता है। क्या हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है तो इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, भ्रंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रंश। अब आइए भ्रंश के प्रकार को जानते हैं। देखिए भ्रंश कई प्रकार के हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे सामान्य भ्रंश को। सामान्य भ्रंश क्या होता है, तो जब भी चट्टानों में दरार पड़ने के बाद जब तनाव के कारण जो है दोनों खंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसक जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक चट्टान है,
ठीक है, इस चट्टानों पर क्या होता है, जब तनाव पड़ता है, जब इसको हम खींचते हैं, जैसे मान लीजिए एक रबर है, रबर को दोनों तरफ से पकड़ के खींचते हैं, तो जब यह खींचा जाता है तो क्या होता है, टूट जाता है, क्योंकि जब आवश्यकता से अधिक जो है तनाव इस पर होगा तो इसकी जितनी सहन शक्ति होगी उतना तो सहेगा, उसके बाद जो इस पर बल लगाया जाएगा तो क्या होगा, यह टूट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से चट्टान भी क्या होता है, टूट जाता है, और जब यह चट्टान टूट जाता है तो यह एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या होती है, घिसक जाती है, और इसी को हम लोग सामान्य भ्रंश के रूप में जानते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग दूसरा जो है भ्रंश, वह है क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भ्रंश, या व्युत्क्रम भ्रंश को ही हम लोग विपरीत भ्रंश के नाम से जानते हैं। देखिए विपरीत भ्रंश क्या होता है, तो जब भी चट्टानों में दरार पड़ने लगती है तो चट्टानों में दरार पड़ने पर क्या होता है, संपीड़न की क्रिया होती है। संपीड़न की क्रिया क्या होती है, जरा इसको समझेंगे। देखिए संपीड़न क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर कोई चट्टान है, ठीक है, यहां पर क्या है, चट्टान है, और जब इस पर हम क्या करेंगे, इसमें खिंचाव पैदा करेंगे, इसमें दरार पैदा हो जाएगी। जब दरार तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो इसमें जब दरारें पैदा होगी तो क्या होगा, इसके बीचों में स्पेस बनना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पेस। तो यही क्षेत्र जो है संपीड़ित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो जब भी संपीड़न जो है क्या होता है, संपीड़न की क्रिया जो है एक दूसरे के खंडों के कारण क्या होता है, तो एक दूसरे पर चढ़ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो विपरीत भ्रंश कहते हैं या व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। आगे बात करेंगे तीसरा, जो कि क्या है, विदारण भ्रंश है। विदारण भ्रंश किसको कहते हैं, तो जब भ्रंशन के कारण, यानी कि जब भ्रंश की घटना होती है तो इसके कारण दोनों पार्श्व ऊपर से नीचे खिसक कर क्षैतिज के रूप में आगे पीछे जो है हो जाता है, और खिसकते हुए जो है स्थिति में उत्पन्न हो जाती है, तो उसे हम लोग विदारण या फिर ट्रांसकैरेंट भ्रंश कहते हैं। चौथा भ्रंश है आपका स्पर्श भ्रंश। स्पर्श भ्रंश किसे कहते हैं, तो जब भी जो है कई बार क्या होता है, भ्रंश जब होती है तो इसके दौरान जो है घसाव सभी भागों में एक सा नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए क्या है, यहां पर एक शिला है, समझिएगा इसको ध्यान से, यहां पर एक शिला है, जब इस पर खिंचाव होगा, ठीक है, खिंचाव होगा तो इसमें क्या होता है, घसाव भी होती है। घर्षण के कारण क्या होगा, जब जैसे ही खींचेंगे तो इसमें घर्षण भी उत्पन्न होगा, और घर्षण के कारण इसमें घस्सा आ जाता है। ठीक है, यानी कि रेखे आ जाते हैं, चिन्ह आ जाता है। ठीक है, जब भी कोई निशान इस पर आ जाता है तो इसके कारण जो है क्या होता है, कभी भी देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक चुंबक ले लीजिएगा और उस चुंबक को तोड़ने का प्रयास कीजिएगा, तो कुछ ऐसे निशान आपको दिखेंगे जो कि एक साइड वाले पे ज्यादा होगा, दूसरे साइड वाले पे कम दिखेगा आपको। ठीक है, इसी तरीके से एक शिला, एक पत्थर को लेकर के आप देख सकते हैं। ईंट को टूटते हुए आपने देखा होगा, वह जब टूटता है तो किसी का जो है ज्यादा भाग टूट जाता है, किसी का कम भाग टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो है क्या होता है, जब भी चट्टानें टूटती हैं तो चट्टानों के टूटने से जो है घसाव जो है किसी पर कम किसी पर ज्यादा हो जाए, तो इस प्रकार के भ्रंश को हम लोग तिर्यक या फिर सर्पण क्या कहते हैं, सर्पण भ्रंश कहते हैं। तो यह था आपका भ्रंश का प्रकार। आपको जैसे मैंने यहां पर आंसर लिखा है, पेपर में हूबहू आपको ऐसे ही लिखना है। देखिए सबसे पहले आप ब्लैक पेन से हेडलाइन बनाएंगे, ब्लू पेन से इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, फिर ये जो मोटा वाला पॉइंट्स आप देख रहे हैं भ्रंश के प्रकार, इसको आपको ब्लैक से लिखना है, और आगे जो है इसको देखिए यहां पर जब भी आप हेडलाइन बनाएंगे यहां पे आप ब्लैक से लिखेंगे, बाकी आपको ब्लू से लिखना है। जैसे मैंने आंसर लिखा आपको वैसे ही आंसर लिखना है। आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्वेश्चंस कहता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, या फिर पूछा जा सकता है आपसे प्लेट विवर्तनिकी क्या है। सिद्धांत दे भी ना दे भी तो आपको आंसर सेम करना है। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत कहे या फिर प्लेट विवर्तनिकी क्या है, चलिए हम इसको समझते हैं। तो प्लेट विवर्तनी जो है एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो कि क्या करता है, तो पृथ्वी के स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतिविधियों की व्याख्या करता है। यानी कि पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, जो भी भूभाग, स्थल भूभाग है, उन सभी भूभाग पर जो भी गतिविधियां होती है उन सभी गतिविधियों का व्याख्या कौन करता है, तो प्लेट विवर्तनिकी करता है। इसके साथ साथ ही प्लेट विवर्तनिकी जो है महाद्वीपों, महासागरों और पर्वतों के रूप में धरातलीय उच्चावच के निर्माण में तथा भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के भौगोलिक वितरण की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास कौन करता है, तो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिकी की घटना। उच्चावच देखिए, जैसे ही धरातल पर उच्चावच का निर्माण होता है तो इन सभी की गतिविधियों को कौन नोट करता है भाई साहब, कौन बताता है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बताता है। इसके साथ साथ भूकंप, आप सभी लोग जानते हैं भूकंप जिससे धरा कांपने लगती है। ज्वालामुखी जो कि क्या होता है, तो लावा के रूप में, आग लावा के रूप में धरती फटकर बाहर निकलती है, ज्वालामुखी।
ठीक है, आप लोगों ने देखा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ आपने पुस्तकों में, किताबों में जरूर पढ़ा होगा ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी जिससे क्या होती है, आग लावा बाहर निकलता है पृथ्वी से फटकर, ठीक है। तो इन सभी घटनाओं की जो भौगोलिक विवरण है वो कौन प्रदान करता है, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है हमें बताता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है इसके अनुसार पृथ्वी के ऊपर जो है लगभग 80 से 100 किलोमीटर की जो मोटी परत है, पृथ्वी की जो 100 से लेकर 80, ठीक है, 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक की मोटी परत जो है, जिसे स्थल मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थल मंडल। यह ऑब्जेक्टिव में भी काम आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। पृथ्वी के ऊपरी लगभग जो है 80 से 100 किलोमीटर की मोटी परत क्या कहलाती है, स्थल मंडल कहलाती है। और इसी स्थल मंडल में जिसमें भूपट्टी और भूप्रभार के ऊपरी हिस्से का जो है भाग शामिल होता है, और इसके कई टुकड़े जो है टूटी हुई होती है। इसी टुकड़े को हम लोग प्लेट के नाम से जानते हैं। स्थल मंडल के जो प्लेट होते हैं ये काफी टुकड़ों में बटे होते हैं, और यही टुकड़ा जो है प्लेट कहलाता है। इसी को मिलाकर जो है यह क्या बना हुआ है, पृथ्वी बना हुआ है। इन्हीं प्लेटों के गतिशील होने से पृथ्वी के वर्तमान धरातलीय स्वरूप की उत्पत्ति होती है, और इसके साथ साथ पर्वत निर्माण की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि प्रायः भूकंप इन प्लेटों के सीमाओं पर ही आते हैं, यानी कि भूकंप जो आती है यह प्लेटों के सीमाओं पर, प्लेट पर ही आता है, और ज्वालामुखी भी जो है इन्हीं प्लेटों की सीमाओं के सहारे पाए जाते हैं। ये सारी की सारी घटनाएं, चाहे वो भूकंप की घटना हो, ज्वालामुखी की घटना हो, ये सभी की सभी घटनाएं किसके सतह पर पाई जाती है, तो पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी जो है जिन प्लेटों से मिलकर बना हुआ है उन प्लेटों पर ही ये सारी घटनाएं देखने को मिलती है। और यह हमें कौन बताता है, तो यह हमें बताता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बताता है। तो इस तरीके से आप प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में बता सकते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर डिस्कशन करते हैं। तो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है अवसादी चट्टान क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखे। अवसादी चट्टान, चट्टान कई प्रकार के होते हैं, इसमें हम लोग आज समझेंगे अवसादी चट्टान, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अवसादी चट्टान क्या होता है। तो अवसादी चट्टान जो है एक ऐसा चट्टान है जो चट्टानों के चूर्ण के एकत्र होने से बना होता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो चट्टान है उन चट्टानों के चूर्ण जब आपस में एक साथ एकत्रित होते हैं तो उन सभी चूर्णों के एकत्रित होने से जो चट्टान बनती है उस चट्टान को क्या कहा जाता है, तो अवसादी चट्टान कहा जाता है। जैसे आपने बलुआ पत्थर देखा होगा, तो बलुआ पत्थर क्या है, यह कई प्रकार के चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। चूना पत्थर जो है यह भी कई प्रकार के चट्टानों से, कई प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो इस तरह के चट्टानों को हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे स्लेट की बात कर लिया जाए तो ये भी अवसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अवसादी चट्टान की विशेषताएं क्या है। तो अवसादी चट्टान की विशेषताओं के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो देखिए अवसादी चट्टान जो है यह परतदार चट्टान होता है। जैसे कि आप चूना तो देखे होंगे सभी लोग, चूना पत्थर, ठीक है। आप देखते होंगे कि जब भी एक चूना का, एक पत्थर वाला जो चूना होता है उसको ले लीजिए, आप देखोगे कि उसमें ऐसे ऐसे लेयर बना होता है। आपने देखा होगा कि खांचे के टाइप के बने होते हैं उसके पत्थरों में। तो इसीलिए कहा जाता है कि अवसादी चट्टान जो है एक परतदार चट्टान होता है। और यह जो चट्टान होता है छोटे बड़े कणों से मिलकर बना होता है। अभी आपने समझा है, अभी आपने आपको बताया है कि यह विभिन्न प्रकार के चट्टानों के छोटे छोटे चूर्णों से मिलकर बना होता है। कौन सा चट्टान? अवसादी चट्टान। अर्थात हम कह सकते हैं कि अवसादी चट्टान जो है छोटे बड़े कणों से मिलकर बना होता है। अवसादी चट्टान की बात कर लिया जाए तो अवसादी चट्टान में वनस्पति तथा जीवों के अवशेष दबे हुए मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ ही यह जो चट्टान होता है यह संरंध्री होता है। आगे बात करें इसकी प्रमुख विशेषताओं की तो अवसादी चट्टान जो है यह अपक्षय तथा अपरदन से अधिक प्रभावित होता है। जब भी अपरदन की क्रिया होती है, अपरदन की क्रिया यानी कि कटाव की क्रिया, अपरदन यानी कि क्या होती है? कटाव। जैसे मृदा अपरदन होता है तो मृदा अपरदन में मिट्टी का कटाव होता है। उसी तरीके से जो है क्या कहते हैं, इस कटानों के कारण, इस अपरदन के कारण या फिर कहे तो अपक्षय के कारण, अपक्षय कहिए तो किसी भी चीज का क्षयन होना, जैसे मान लीजिए मिट्टी का अपक्षय होना, जल का अपक्षय होना, या इस तरीके की कई सारी घटनाएं हैं। तो अपक्षय और अपरदन से क्या होता है तो अवसादी चट्टान को काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे बात कर लिया जाए इसकी विशेषता की तो आग्नेय चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान की तुलना में बात कर लिया जाए तो अवसादी चट्टान काफी कोमल होता है। ये 6 विशेषताओं आपको याद रखना है। किसके बारे में? तो अवसादी चट्टान के बारे में आपसे पूछी जा सकती है अवसादी चट्टान क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखे। तो आप जैसे मैंने यहां पर आंसर लिखा है आपको हूबहू आपके पेपर में वैसे ही आंसर लिखना है। आइए आखिरी क्वेश्चन पर बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है भूकंप के प्रकारों को समझाइए, यानी कि भूकंप का क्या प्रकार है। तो सबसे पहले हम लोग भूकंप के प्रकारों की बात करेंगे। भूकंप के बारे में तो आप जानते हैं कि धरातल पर एक हलचल सी मचाने वाली घटना जो है क्या है, यह भूकंप है।
देखिए अब बात करते हैं भूकंप के प्रकार की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी भूकंप की। ठीक है, ज्वालामुखी भूकंप क्या होता है? तो ज्वालामुखी भूकंप जो है एक ऐसा भूकंप है जो क्या होता है, तो ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण आता है। जैसे कि जब भी ज्वालामुखी फटती है, तो ज्वालामुखी फटती है तो यह पृथ्वी से, जो पृथ्वी के आंतरिक परत है, उन आंतरिक परतों से क्या होता है, तो आग और लावा जो है ऊपर की ओर निकलता है। तो जब भी यह ऊपर की ओर, जैसे मान लीजिए यह ऊपर की ओर निकलेगा तो कुछ ना कुछ बल तो लगाएगा ही, और जैसे यह बल लगाएगा, जैसे मान लीजिए मैं आपके ऊपर बल लगाता हूं, तो क्या होगा, आपके स्थिति में परिवर्तन आएगा, आपके अंदर जो है हलचल सी मचेगी। ठीक उसी प्रकार से जो है जब भी ज्वालामुखी फटती है, ज्वालामुखी बाहर निकलती है, तो उस समय जो कंपन होता है, उसी कंपन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। फिर बात करेंगे, देखिए अगला जो है आपका विवर्तनिकी भूकंप है। ठीक है, विवर्तनिक भूकंप की बात कर लिया जाए तो यह एक वैसा भूकंप है जो आकस्मिक हलचल से उत्पन्न होता है। जैसे कि कभी कभी आप देखते होंगे एकाएक भूकंप आ जाता है, जिसका कोई परिणाम, जो मतलब जिसकी कोई जानकारी पूर्व से नहीं होती है, एकाएक भूकंप की घटनाएं आ जाती है। वैसे जहां भूकंप का केंद्र होता है वहां से तो पहले ही इसे पता लगा लिया जाता है, लेकिन इसका प्रभाव तो काफी जगहों पर देखने को मिलता है। जहां केंद्र होता है केवल वहीं पर भूकंप का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। भूकंप की जो गति होगी, जितनी ज्यादा होगी, वह उतने ज्यादा क्षेत्रों को कवर कर लेगा, और उतने ज्यादा क्षेत्रों में जाकर जो है भाई साहब क्या होगा, तो इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जब अचानक सी ऐसी घटनाएं आपके सामने आ जाए, आकस्मिक रूप से यह हलचल उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। फिर बात करेंगे, अगला जो है वह है नियात भूकंप। नियात भूकंप एक प्रकार का वैसा भूकंप है जो कि खनन क्षेत्रों में आता है। खनन क्षेत्रों का कहने का मतलब क्या है, देखिए वैज्ञानिक ही जो इसका समाधान ढूंढता है और वैज्ञानिक ही इसका कारण है। कहोगे सर कैसे? तो देखिए क्या होता है, जब भी अगर किसी व्यक्ति, किसी वैज्ञानिक को यह पता चल जाए कि इस भूमि को खोदने से जो है यहां केवल और केवल जो है खनिज पदार्थ मिलेंगे, तो क्या करता है, ये सब थोड़ा सा गलती ये सब भी करता है, यहां पर खुदाई करके उस खनिज पदार्थों को बाहर तो निकाल लेता है, लेकिन वो लोग जो है उस गड्ढों को, उस जगहों को फिर से ढकना छोड़ देते हैं। अब इसके कारण क्या होती है, तो घटनाएं सामने आती है। वह घटना भूकंप बनकर सामने आती है। कैसे? तो पृथ्वी के अंदर जो है प्लेटों का आपस में टकराव होता है। जब भी प्लेटों का आपस में टकराव होता है तो यह देखिए क्या होता है, अपना जगह ढूंढता है। जैसे मान लीजिए मैं एक क्लासरूम में आपको बंद कर दूं और काफी सारे लोगों को यहां पर रख दूं, और एकाएक जब गेट खोलूं तो क्या होगा भाई साहब, आप निकालने का प्रयास करोगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक उसी प्रकार की यह घटना होती है। जब प्लेटों का टकराव आपस में होता है तो यहां से जैसे ही इसको खाली जगह मिलती है, यह यहां से निकलने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से जो है जैसे ही जगह मिलेगा तो यह अपना जगह तो बनाएगा ही। ठीक उसी प्रकार की घटनाएं जो है नियात भूकंप कहलाती है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? चलिए आगे बात करेंगे। आपका चौथा भूकंप कौन सा है? वह विस्फोट भूकंप। विस्फोट भूकंप क्या होता है? तो यह एक प्रकार का वैसा भूकंप है जो कि परमाणु बम कहे या फिर रासायनिक विस्फोट के कारण उत्पन्न होता है। जिन भी क्षेत्रों में परमाणु व रासायनिक विस्फोट किए जाते हैं, उन क्षेत्रों में विस्फोट की तीव्रता से क्या होता है, भूमि के अंदर कंपन होती है। क्योंकि परमाणु बम आपको पता है एक समय जो है गिराया गया था, कहां पर? हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, जो कि जिसका प्रभाव अब तक देखने को लगभग मिलता है। वहां पर काफी सारे लोग अभी भी अंगू पंगू नंगू पैदा होते हैं, कहने का मतलब विकलांग रूप में पैदा होते हैं, जिसका प्रभाव आज तक देखने को मिलता है। तो समझ सकते हैं कि जिस समय इसे विस्फोट किया जाता है उस समय इसकी कितनी ज्यादा कंपन होती है। उतना छोड़ो यार, एक आप दिवाली में पटाखे तो जलाते हो, एक पटाखे जलाते हो तो कंपन होती है कि नहीं होती है? लोगों में हलचल सा हो जाता है। वहां की धरतियां थोड़ा सा, आपके धरतियां ना हिले लेकिन आपकी शरीरें जरूर हिलने लगती है, आप भागते हो वहां से। ठीक उसी प्रकार से जो है क्या होता है, विस्फोट जब भी होता है तो उस स्थिति में जो कंपन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विस्फोट भूकंप कहते हैं। फिर बात करेंगे आपका आखिरी भूकंप। वैसे भूकंप और भी कई प्रकार के हैं, लेकिन आपको पेपर में ज्यादा नहीं लिखना है। 5 नंबर के क्वेश्चन से आपको 5 पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं। बांध जनित भूकंप क्या होता है? तो देखिए बांध जनित भूकंप जो है यह बड़े बड़े बांधों के निर्माण के कारण होता है। अब जब भी बड़े बड़े बांध का निर्माण होगा, और बांध कहां बनाए जाते हैं? नदी तालाब नालों पर बनाया जाता है। किसको रोकने के लिए? तो जल को रोकने के लिए। ठीक है, लेकिन यहां पर समझिएगा, अगर ये जल जो है काफी तीव्र गति से आकर इस बांध में टकराएगी तो यहां पर क्या होगा, इस बांध में कंपन होगा कि नहीं होगा? आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, बहुत सारे पुल को टूटते हुए देखे होंगे आप लोग। पुल क्यों टूट जाता है? पुल इसलिए टूट जाता है कि पानी का जो उस पर फोर्स लगता है, बल लगता है, ताकत लगती है, उस ताकत के कारण जो है
या पुल क्या होती है, कंपित होता है। और कंपन होने के साथ साथ जो है इसकी जो स्थितियां हैं ये जर्जर जब हो जाती है काफी ज्यादा तो ये टूट जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब भी पानियों के द्वारा क्या होती है, इस बांधों में कंपन होता है, इस बांध पर दबाव बनाया जाता है। इस बांध पर दबाव बनाने के साथ ही जब इस बांध में कंपन होती है तो ऐसे भूकंप को, ऐसी स्थिति को हम लोग जो है बांध जनित भूकंप के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर यह भूकंप से रिलेटेड जानकारी थी। भूकंप के प्रकार के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में समझा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको यह चीजें समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है भाई तो मैं एक बार जरूर बताऊंगा कि इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप जरूर सुनिए, ठीक है। कान में ईयरफोन लगाइए और जरूर सुनिए, इसे कॉपी पेन से नोट करिए, इसे रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज को अपने माइंड में बनाए रखने के लिए उसे बार बार देखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आप इसे बार बार अपने पेपर तक जरूर देखिए, ताकि पेपर में जब भी क्वेश्चंस आए आप बड़ी सरलता के साथ हल कर सको। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये आपको क्लास हेल्पफुल लगी हो तो बस एक छोटा सा काम करना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। विशेष आप लोगों के साथ अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।